हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। बहुत से लोगों ने संदेश भेजकर ये पूछा है कि मॉक टेस्ट पेपर लगाने के बावजूद भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, तो उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आगे बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें कि एक छोटा सा मॉक टेस्ट पेपर हमने करवाया था अभी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक करके आप मॉक टेस्ट पेपर दीजिए और फिर इस एक्सप्लेनेशन को देखिए। इसके अलावा नीचे मॉक टेस्ट पेपर की पीडीएफ भी दी गई है, लेकिन वो पीडीएफ जो है सॉल्व है। इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि पहले लिंक पर क्लिक करके नीचे आपको पासकोड भी दिया है, वो पासकोड एंटर करते ही आपका मॉक टेस्ट पेपर शुरू हो जाएगा। मॉक टेस्ट पेपर में कुल 20 प्रश्न है जो कि 15 मिनट में आपको करने हैं। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे आई डू व्हाट आई डू ये क्या है, एक पुस्तक है और इसके लेखक पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसको स्किप कर दीजिए अभी, ठीक। अब आपको करना क्या है, अगर आपने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया है तो एक्सप्लेनेशन देखते समय आपको क्या करना है। इसका सही उत्तर है आपका रघुराम राजन, ठीक है। तो आपको ये याद हो गया है कि आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन की पुस्तक है। आप जानेंगे कि रघुराम राजन कौन थे। तो रघुराम राजन वर्ष 2013 से 2016 तक भारत के 23वें आरबीआई गवर्नर थे। कितने? 23वें आरबीआई गवर्नर थे। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक को प्रकाशित करने का काम किया था हार्पर कॉलिंस। हार्पर कॉलिंस नाम का एक प्रकाशक है, उसने इस पुस्तक को प्रकाशित करने का काम किया था। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, अगर आप चाहें तो नीचे जो 3 ऑप्शन और दिए हैं जिनमें कि बिमल जालान हैं, वाई बी रेड्डी हैं, डी सुब्बा राव हैं, उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। जैसे हम बात करें बिमल जालान की, तो ये थे भारत के 20वें गवर्नर। कब से? 1997 से 2003। वाई बी रेड्डी ये थे 21वें गवर्नर। कब से? 2003 से 2008। और बात की जाए डी सुब्बा राव की, तो ये थे 22वें गवर्नर 2008 से 2013 तक, ठीक है। तो जब आप एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको आ गया तो ठीक और नहीं आया है तो आपको मॉक टेस्ट पेपर एनालाइज करते समय उसके बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप जान सकते हैं, कोशिश कीजिए कि उतनी ज्यादा से ज्यादा आप चीजें जान सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा था? तो आइए देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी क्या कहा था? राजनीतिक बच्चा, ठीक है। इसका सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया सही आंसर। अब क्या है, यहां से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा कहा था वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह। इस चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही श्रीमती एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राजनीतिक बच्चा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष 1917 में। ये कहां पे हुआ था? बिहार में। क्यों हुआ था? अंग्रेजों ने चंपारण में 3 कठिया पद्धति लागू कर रखी थी। कौन सी? 3 कठिया। इसके तहत क्या था, किसानों को नील की जबरदस्ती खेती करनी पड़ रही थी। इसके अलावा इसका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चंपारण के बारे में महात्मा गांधी को किसने बताया था? तो चंपारण के बारे में महात्मा गांधी को बताया था राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी इस चंपारण में पहुंचे और उन्होंने किसानों की समस्या को सुना था।
अच्छा, इस चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन कौन थे? तो सहयोगी में आप JB कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, श्री कृष्ण थे, राजकुमार शुक्ल भी थे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। यहां से बात की जाए श्रीमती एनी बेसेंट की, तो श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में ये क्वेश्चन है कि ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक, इसके अलावा महात्मा गांधी को जो और उपनाम दिए गए थे उनके बारे में अभी हम लोग जान सकते, जैसे महात्मा किसने कहा था? ठीक है, अर्धनग्न फकीर। अब एक बात यहां पे ध्यान रखना है, अर्धनग्न फकीर के दो प्रश्न पूछे जाने लगे आजकल। एक तो ये पूछ लेते कि सकारात्मक रूप में किसने कहा था, एक ये पूछ लेते नकारात्मक रूप में किसने कहा था, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। महात्मा गांधी को मिकी माउस किसने कहा था? ठीक है, महात्मा गांधी को हाड़ मास का पुतला किसने कहा था? महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी किसने कहा था? और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग इसी के साथ, महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अर्धनग्न फकीर अगर पॉजिटिव वे में बात की जाए तो कहा था फ्रैंक मॉरिस। ठीक है, और अगर नकारात्मक बात की जाए तो कहा था विंस्टन चर्चिल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे, उसी समय जब महात्मा गांधी जिस पैलेस में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उसकी जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो विंस्टन चर्चिल ने नकारात्मक तौर पर महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, जबकि फ्रैंक मॉरिस ने सकारात्मक रूप में उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। इसी समय इंग्लैंड के बच्चों ने उन्हें मिकी माउस कहा था, इंग्लैंड के बच्चों ने। ठीक है, हाड़ मास का पुतला कहा था आइंस्टीन ने, वन मैन आर्मी माउंटबेटन, और राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा था, तो उसका सही उत्तर था श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो इस एक प्रश्न से जब आप मॉक टेस्ट पेपर लगाते हैं तो आप एनालाइज करते समय इन सभी बातों को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या लिखना है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि क्या होती है समझ लीजिए, नमी या दलदली वाला वह क्षेत्र जहां पर स्थलीय और जलीय विविधता पाई जाती है उसको हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं। अब इस आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर एक संधि हुई थी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रामसर सम्मेलन। ठीक है, और इसी सम्मेलन के तहत 2 फरवरी 1997 से मनाया जाता है हमारा ये क्या? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। वर्तमान में विश्व में 2400 रामसर स्थल हैं। कितने? 2400 रामसर स्थल। और अगर बात की जाए भारत की तो भारत में है 42। हाल ही में 42वां रामसर स्थल कहां चुना गया? लद्दाख। कौन सा क्षेत्र? चांगथांग। लद्दाख का चांगथांग क्षेत्र है, भारत का 42वां रामसर स्थल चुना गया है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? वो था केवलादेव।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम भारत के सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़ा, तो वो है चिल्का झील। ठीक है, तो आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? विभिन्न प्रकार की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब से शुरुआत हुई थी? 2 फरवरी 1997 से। विश्व में वर्तमान में कुल 2400 रामसर स्थल हैं, जिसमें भारत में 42 रामसर स्थल हो गए हैं। 42वां हाल ही में चुना गया है चांगथांग। ठीक है, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, हाइपोथर्मिया किस स्थिति को कहा जाता है? हाइपोथर्मिया, तो हाइपोथर्मिया वह स्थिति है जब हमारा शरीर का जो तापमान है सामान्य से कम हो जाए। यानी सामान्य हम लोग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, लेकिन अगर आपका तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, कितने? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया। यह हाइपोथर्मिया या तो तब होता है जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो और बच्चों और वृद्धों को जल्दी होता है। इसे एक नाम और दिया जाता है अल्पताप, अल्पताप रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे यूपी। ठीक, ये मान के चलो यूपी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन हम बहुत अच्छे से किए दे रहे हैं। ये पूर्वी राज्य, ये उत्तरी राज्य, ये दक्षिणी राज्य और ये पश्चिमी राज्य। पूर्वी राज्यों की बात की जाए अगर, तो यहां पे आते हैं आपके झारखंड और बिहार। दक्षिणी राज्य आते हैं आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तरी राज्यों में दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्यों में राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, तो सबसे छोटी सीमा बनाता है यूपी हिमाचल प्रदेश के साथ, और सबसे बड़ी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। तो ये तो होगा यूपी से लगे हुए राज्य। अगर ये पूछ लिया जाए कि यूपी की पूर्वी सीमा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये है बलिया, पूर्वी जिला। पश्चिमी जिला की बात की जाए तो वो है शामली। उत्तरी जिला है आपका सहारनपुर और दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र। ठीक है, तो यूपी सबसे छोटी सीमा बनाता है आपका हिमाचल प्रदेश के साथ और सबसे बड़ी सीमा बनाता है आपका मध्य प्रदेश राज्य के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग से जुड़े हुए एनडीटीएल शब्द में टी का अर्थ क्या है? तो एनडीटीएल, सॉरी, एनडीटीएल, तो बैंकिंग से जुड़ा हुआ यह शब्द है और इस एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, अब ये एनडीटीएल होता क्या है ये समझते हैं। मान के चलो कोई बैंक है और बैंक जब खुला तो उसके पास 1000 रुपए थे, यानी 1000 रुपए उसके लॉकर जो रहता है उसमें थे। क्या हुआ, दिन भर में बैंक में 500 रुपए जमा हुए और कुछ निकासी भी तो होगी, तो मान के चलो 200 रुपए की निकासी हो गई। तो इसके बाद 500 रुपए जमा हुए, 1000 पहले से थे, टोटल कितने हो गए? 1500। 200 रुपए निकाल लिए गए, कितने बचे? 1300। तो अगर बात की जाए इस बैंक के एनडीटीएल की, तो ये क्या हो जाएगा? इस बैंक का एनडीटीएल दिन भर का। और ये एनडीटीएल कई जगह काम आता है।
NDTL किस जगह काम आता है ये देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जहां पे हमने NDTL के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। NDTL, CRR, SLR इन सभी चीजों को काउंट करने के काम आता है। चलिए आगे देखते हैं। धनुष्टंका किस रोग का नाम है, या किस रोग को धनुष्टंका नाम से भी जाना जाता है? तो धनुष्टंका, तो ये कहा जाता है टिटनिस को। टिटनिस क्या है? एक जीवाणु जनित बीमारी है। जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी। ये जो क्लोस्ट्रेडियम नाम का जीवाणु होता है, जंग लगी हुई चीजों पर या फिर गंदी चीजों पर पाया जाता है। होता क्या है, इस टिटनिस बीमारी के कारण पेशियों में ऐंठन होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, ये मान के चलो, तो उसकी पेशियों में ऐंठन होगी और इसकी जो रीढ़ की हड्डी होगी वो धीमे धीमे टेढ़ी होती जाएगी। मान के चलो कुछ समय बाद थोड़ी ऐसी होगी, ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल ऐसी मुड़ जाती है और एक धनुष बन जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? धनुष्टंका रोग कहा जाता है। चलिए भाई, अगला है, भारत की सबसे पहली चीनी मिल कहां पर स्थापित और कब स्थापित हुई थी? तो भारत की पहली चीनी मिल ये स्थापित हुई थी वर्ष 1903। देवरिया यूपी में पड़ता है, यहां पे प्रतापपुर, ठीक है। तो 1903 देवरिया में प्रतापपुर में ये स्थापित हुई थी। गन्ना विकास बोर्ड इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में। और इसके अलावा क्या, हाँ, यूपी सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य, 157 चीनी मिलें हैं यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, विश्व में सर्वाधिक चीनी, तो ये है आपका ब्राजील, ठीक है। भारत चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, सुखना झील कहां पर स्थित है? सुखना झील, ठीक है, तो ये स्थित है आपकी चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में। सुखना झील जो है वो एक कृत्रिम झील है, प्राकृतिक नहीं है। बात की जाए चंडीगढ़ की, तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? तो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे ली कार्बोजियर। हाल में क्या हुआ, सुखना झील को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने जीवित इकाई का दर्जा दिया था, ठीक है। अगर विश्व में सबसे पहले बात की जाए तो न्यूजीलैंड की बांगनेई नदी है एक। विश्व में सबसे पहले न्यूजीलैंड की बांगनेई नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया था। और हाल ही में चंडीगढ़ की सुखना झील, जो कि एक कृत्रिम झील है, इसको भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जीवित इकाई का दर्जा दिया है। इसके बाद उत्तराखंड ने भी गंगा यमुना को जीवित इकाई का दर्जा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी वाला अंकन हड़प्पा सभ्यता में कहां से मिला है? तो पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी ये मिला है आपको लोथल कहां पर है? गुजरात, भोगवा नदी के तट पर।
खोजकर्ता कौन थे लोथल के? रंगनाथ राव। तो यहीं से आपको क्या मिला है? पंचतंत्र की कहानियों में जो चालाक लोमड़ी को दर्शाया गया है उसका अंकन मिला है। इसके अलावा यहां से धान तथा बाजरा के अवशेष मिले हैं। गोदीबाड़ा के साक्ष्य, गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। दो मुंह वाले राक्षस की अंकन वाली आकृति मिली है, यानी किसी चीज पर दो मुंह वाले राक्षस का अंकन किया गया होगा। तो लोथल से ये क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेल प्रस्ताव कब आया था? भारत में पहला रेल प्रस्ताव तो ये आया था लॉर्ड हॉर्डिंग 1844, जबकि पहली ट्रेन चली थी लॉर्ड डलहौजी 1853। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाणे के बीच। ठीक है, इस जो पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाणे के बीच, इसको खींचने का काम किया था सिंह साहिबा प्लस सुल्तान। सिंह साहिबा सुल्तान से बना एक इंजन था जिसको हम लोग फेरी क्वीन कहते थे, उसने इस ट्रेन को खींचने का काम किया था। बात की जाए रेलवे बोर्ड की स्थापना की, रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 करजन के समय। और राष्ट्रीयकरण की अगर बात की जाए तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950-51 में। ठीक है, तो रेलवे का जो पहला प्रस्ताव है भारत में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय 1844 में आया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में अमीर ए हाजिब पद किससे संबंधित था? तो अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब कहा जाता था हाथी सेना के प्रधान को। इसके अलावा कुछ पद और बताया दे रहा है, अमीर ए आखुर, ये होता था घोड़े के अस्तबल का प्रधान। एक और होता था अमीर ए शिकार, ये होता था जंगली सेना का प्रधान। ठीक है, कुछ और पद बताए दे रहे हैं हम सल्तनत काल से, जैसे अगर 10 अश्वरोही यानी 10 घुड़सवार किसी के साथ चलते थे तो उसको हम लोग कहते थे शर ए खेल। ठीक, अगर 10 शर ए खेल मिल जाए तो उसको कहते थे सिपह सालार। ठीक है, 10 सिपह सालार अगर मिल जाएंगे तो उसको कहते थे मलिक। 10 मलिक अगर मिल जाएं तो उसको कहते थे खान। और 10 खान अगर मिल जाएं तो उसको कहा जाता था सुल्तान। तो सल्तनत काल से कुछ जुड़े हुए पद ये भी हैं जो कई बार की आपकी प्रश्नों में पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी आप लोग याद कर सकते हैं।